से जोड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अब बारी है आज की खास चर्चा की। और आज की जो खास चर्चा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ों को करने के बाद अब शराबबंदी पर सर्वे कराना चाहते हैं। लेकिन क्यों? जाति गणना रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ जातीय सम्मेलन में जुटे हुए हैं एक तरफ, क्योंकि पिछले दिनों जरासंध महोत्सव किए, उसके बाद भीम संसद किया और उनके जरिए अपनी लोकप्रियता आंकने के साथ नीतीश मिशन 2024 को लेकर जातीय गोलबंदी में जुटे हुए हैं। तो दलितों के महासम्मेलन में उन्होंने 2005 से पहले बिहार की हालत का जिक्र करते हुए सुशासन लाने का दावा भी किया। तो एक तरह से कहिए तो आरजेडी के शासनकाल पर हमला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराए जाने की बात कहकर नई सियासत का आगाज कर दिया है। एक नया मुद्दा ले आए। तो जाति गणना की तरह इस वाले यानी शराबबंदी वाले सर्वे में भी कर्मचारी लोगों के घर घर जाएंगे और शराबबंदी पर उनकी राय को जानेंगे। आंकड़े देखिए तो सिर्फ इसी साल शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक करीब 10 महीने में ही 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और शराब माफिया इस बीच बिहार की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा है और लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। तो सवाल नीतीश के शराबबंदी सर्वे को लेकर भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की शराबबंदी को फ्लॉप आइडिया मानते रहे हैं। तो क्या उन्हीं के दबाव में नीतीश ऐसा करना चाहते हैं क्या? बिहार के विभिन्न जेलों में शराबबंदी कानून के तहत 5 लाख लोग बंद हैं। और उसमें जरा देखिए ब्रेकअप देखिए कि किस समुदाय से कितने हैं। आंकड़े के लिहाज से बंद कैदियों में 27% तो एससी समुदाय से हैं और 34% पिछड़े वर्ग से हैं। ये आंकड़े हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां जातीय आंकड़ों की बहुत ज्यादा बात होती है। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात के पीछे शराबबंदी एक प्रमुख वजह है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि कई जगह से उन्हें कुछ कमाई होती है। नीतीश ने भीम संसद में दावा किया है कि सर्वे में गरीब तबकों को वो 2 लाख रुपए देने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। ये शर्त जोड़ दिया। ठप पड़े हुए उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून तो बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां 1% सरकारी सेवा है, वहां 75% आरक्षण में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पर मौन साधे हुए नीतीश कुमार क्या बिहार में पूंजी लगाने की स्थिति बना पाएंगे? कोई वहां जाकर निवेश करेगा? और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यही माना जाएगा कि नीतीश कुमार सिर्फ मुद्दे बदल बदल कर लोगों को भरमा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार गोल पोस्ट बदल। धनंजय गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से, जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये लगातार लगता है एक श्रृंखला सी चला दी है नीतीश कुमार ने। जातिगत गणना की रिपोर्ट, उसके बाद आरक्षण बढ़ाने का दायरा, विशेष राज्य का दर्जा, शराबबंदी पर सर्वे, मतलब गिनाते जाए तो 2-4 और आ जाएंगे। लगता है ऐसा है कि बार बार नीतीश जी क्या गोल पोस्ट बदल रहे हैं क्या? और उनको किसी एक मुद्दे पर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा असरकारक, असरदार मिशन 2024 के लिए ये मुद्दा नहीं होगा, इसीलिए वो कई सारे मुद्दों का एक कॉकटेल बना रहे हैं क्या? लाल जी, मैं आपके सवाल पे आऊं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने आपने गिनाए हैं मुद्दे, उसके मुद्दे का मतलब ये है कि क्या आप सीधे एक सवाल पूछ सकते हैं क्या नीतीश कुमार सच में बहुत दबाव में है क्या? तो ये दबाव में जो उनके होने का कारण है कि लगातार ये 17-18 साल से एक चीफ मिनिस्टर जो सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे, आज नीतीश कुमार अपने ही शराबबंदी को लेकर सर्वे की बात कही है जो अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे जी। अब नीतीश कुमार ये शराबबंदी को लेके बिहार में जिस तरह से जाति गणना की सर्वे हुई थी, उसी तरह का ये सर्वे होगा, उसी मॉडल का, जो लोगों से दरवाजे पे जाके नॉक करेंगे और पूछेंगे कि आप शराबबंदी से आपको फायदा मिला है या आपको नुकसान हुआ है।
शायद नीतीश कुमार के उस सर्वे में वो नहीं आएगा। जो अभी बिहार में कम से कम 4 लाख से ऊपर जो लोग हैं जो शराबबंदी के आरोप में, विभिन्न आरोपों में वो जेल में बंद हैं, उनके बारे में शायद इस सर्वे में रिपोर्ट हो न हो, लेकिन ये भी बताने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई बार एक तरह से इस बात को ये किया है नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ में कि जब आपके पास कोर्ट नहीं है, आपको कहा गया कि आप स्पेशल कोर्ट बनाइए अगर आपको शराबबंदी ही लागू करनी है तो, और इतने लाखों लोगों का भी आप सोचिए कि बिहार के जेलों में ठसाठस भरे जेलों में अब जगह नहीं है, और सारा हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में जमानत के लिए याचिकाएं जो है वो अंबार बना पड़ा है। नीतीश कुमार इस समस्या को दरकिनार करते हुए ये सर्वे करा रहे हैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए कि वो दिखा रहे हैं कि हमने जो मॉडल लाया था बिहार में वो एक सक्सेस मॉडल है। लेकिन ये दबाव शायद आरजेडी की तरफ से है कि जब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव हर बार जब कभी भी शराबबंदी की बात होती थी तो वो कहते थे कि ये फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि बिहार में जो जहरीली शराब से ही देखें कि पिछले इस साल में कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वो कौन सरगना है जिस पे अभी तक बिहार सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है? वो कौन लोग हैं जो गांव से लेके शहर तक में शराब पहुंचा रहे हैं? तो ये जब सारा कुछ हो रहा है तो नीतीश कुमार क्या इन सब चीज़ों को लेके जो जाति गणना के बाद जो ये शुरू किया है एक तरह से महासम्मेलन, आपने देखा पिछले हफ्ते उन्होंने जरासंध का सम्मेलन का उन्होंने किया था राजगीर में, अब है इसके बाद अभी ये सम्मेलन भीम सम्मेलन जो उन्होंने पटना में किया है। तो ये उनको लगता है कि ये जाति गणना का कार्ड उनका ऐसा चल पड़ा है कि वो जातीय ध्रुवीकरण में अलग अलग जाति के टोले बताते हुए दिखते हैं। ठीक, लौटता हूँ आपके पास और मैं धनंजय जी के पास भी आऊँगा, लेकिन पहले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, लगातार मुद्दे, 2 बातें, एक तो लगातार हम देख रहे हैं कि नए नए मुद्दे आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि शराबबंदी पर सर्वे क्या कहीं ना कहीं ये आरजेडी और तेजस्वी के दबाव में हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी सकारात्मक राजनीति करते हैं और एक कुशल प्रशासक के अलावा एक समाज सुधारक के रूप में ही भी हैं। उन्होंने शराबबंदी की, दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, तो उनके इस एक सकारात्मक कदम को आप अगर शक की निगाह से दिखवाने का कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व के प्रति जालती हो। आप इसके पीछे जाएं कि एक जातीय गणना जो हुआ उसके आधार क्या था? आधार ये थे कि हम जब तक ये जानेंगे नहीं कि कौन सी जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है, कितने संख्या में है और कौन से इलाके में है, तो हम लोग कल्याणकारी योजनाएं जो बनाएंगे तो उसका वो लाभ कैसे उठाएंगे। और हाल के दिनों में ये भी बात आ गई थी कि सवर्ण की स्थिति भी गिरी है, तो इसलिए किसी जात विशेष के लिए नहीं था। जिस व्यक्ति की स्थिति, जिस जात की स्थिति गिरी है उसका आकलन हमने किया। आकलन के अलावा आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात तो आप कहते हैं, तो जब सवर्णों की भी स्थिति काफी गिरी हुई है तो आपने आरक्षण उनके लिए भी क्यों नहीं बढ़ा दिया? उनके लिए तो आरक्षण बढ़ाया नहीं, दूसरे के लिए बढ़ाया आपने। जरा आप समझे नहीं। जब आकलन हुई स्थिति की तो जो उनको था, जितनी संख्या, तो संख्या के मुताबिक हमने आरक्षण बढ़ाया, पूरे मुताबिक नहीं, लेकिन हाँ संख्या करीब करीब। और सवर्णों का संख्या, जितना सवर्णों को आरक्षण था उसके समानुपातिक था, तो वहां बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन हाँ, 94 लाख गरीब परिवार को प्रति वर्ष 2 लाख रुपया 5 साल के लिए, और केंद्र सरकार चाहेगी तो आगे भी। तो जाति देखकर गरीबों को आगे बढ़ाएंगे क्या? चाहे वो दलित हो, चाहे संख्यक हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सब गरीबी को उत्थान के लिए काम किया गया। इसके साथ ही जो आवासहीन थे, आवासहीन को आवाज देने की योजना की गई। तो आरक्षण के मतलब ये हुआ कि बाकी सारी योजनाओं का लाभ सभी गरीबों को मिलेगा, लेकिन आरक्षण बढ़ाया जाएगा सिर्फ एक विशेष वर्ग का, ये कह रहे हैं। नहीं, ये भी आपका कहना कहीं ना कहीं, आपका मतलब जो टोन है, मैंने कहा ना, आपको स्पष्ट किया कि जिस जाति, जैसे कहा सबका कहाँ बढ़ा, सबका तो बढ़ा नहीं, लेकिन जिस जाति अति पिछड़े की संख्या ज्यादा थी, जहाँ वो काफी ज्यादा थी, तो थोड़ा उसमें बढ़ाया गया। दलित को किया गया। सवर्णों के पास जो आरक्षण की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उनकी संख्या उससे मैच खाती थी, तो वहां जरूरत महसूस नहीं की गई। आप जात में
और वर्ग में विभेद तो सवर्णों के पास कौन सी आरक्षण व्यवस्था है? वो जो 10% है वो तो जनरल का है ना, उसमें सब लोग आ सकते हैं। वो जो 10% गरीबों का आरक्षण है उसमें तो सभी सामाजिक वर्ग से लोग आ सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सवर्णों के लिए, सवर्णों के लिए 10% जो है वो सवर्णों के लिए नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोई भी हो सकता है, समाज का कोई भी वर्ग आ सकता है। आप समझने की कोशिश नहीं किए। तो सवर्णों में जो आर्थिक कमजोर लोग हैं उनको नहीं मिलेगा उसका लाभ क्या? उनको भी मिलेगा, उनको ही नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया तो वो सिर्फ ओबीसी को मिलेगा। ये जो 10% गरीबों का आरक्षण है ये सिर्फ सवर्णों को नहीं मिलता है। ये जो भी आर्थिक रूप से गरीब हैं वो चाहे किसी दूसरे धर्म के भी हो उनको भी आरक्षण मिलेगा। वो जनरल क्लास के लिए तो आपको समझ जाएगा। आप समझने का प्रयास करें, समझ जाएगा। जो दलित हैं वो दलित को तो आरक्षण का है ही, वो इसमें क्यों आएंगे? उनको तो आरक्षण है ही, वो इसमें क्यों आएंगे? लाल जी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आपने उठा लिया है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ विनोद जी। और ये ठीक है, ठीक है, आप समझने का प्रयास करें। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। ये आप समझिए कि वो सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। जैसे ओबीसी के लिए सिर्फ रिजर्व है ना, उस तरह से, या एससी एसटी के लिए रिजर्व है, उस तरह से वो 10% सिर्फ सवर्णों के लिए रिजर्व नहीं है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बात समझने का प्रयास देखिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं वो जनरल ओपन सीट पे वो आ सकते हैं, लेकिन उनको अपना जब रिजर्वेशन है तो वो ईडब्ल्यूएस में क्यों आएंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों आएंगे? ठीक है। यानी उसमें आप जो है उसमें आप ये प्रैक्टिकलिटी पर जा रहे हैं कि भाई उसमें क्यों आएंगे। चलिए मैं आता हूं, हालांकि आज मुद्दा दूसरा है हमारा। धनंजय जी, ठीक है, धनंजय जी बोलने दे, एक मिनट। हाँ बोलिए, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपने कहा दूसरा मुद्दा। हाँ। दूसरा मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा। हाँ। तो विशेष राज्य का दर्जा माननीय नीतीश कुमार जी ने आंतरिक संसाधन से विकास के पंख लगा रखे हैं। पुल पुलियों का जाल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण की बात करें। रघुराम राजन की रिपोर्ट क्या कहती है यूपीए सरकार के दौरान? रघुराम राजन की रिपोर्ट विशेष राज्य के मुद्दे पर जो बनी थी उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? यूपीए सरकार में आपके भागीदार लालू यादव थे ना, उसमें उन्होंने स्वीकार किया ना उस रिपोर्ट को। मैं आता हूं आपके ऊपर। आप कागजों के बाजीगरी को अगर छोड़े तो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने आंतरिक संसाधन से विकास में पर लगा रखे हैं। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार आप जानते हैं कि ये नहीं मिल सकता मौजूदा प्रावधान के तहत। मौजूदा प्रावधान के तहत ये नहीं मिल सकता। यूपीए सरकार के दौरान रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट कहती है। मैं लौटता हूं धनंजय जी। अगर नहीं मिल सकता तो अपने वो नहीं मिल सकता तो मिलने की व्यवस्था करें। ठीक है, ठीक है, से हमारा डिमांड है कि मिलने की व्यवस्था, ये व्यवस्था करवाना चाहिए था लालू यादव को यूपीए के टाइम में। धनंजय गिरी जी, मैं लौटता हूं। धनंजय जी ये बताइए कि ये क्या तेजस्वी यादव के दबाव में, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार शराबबंदी के खिलाफ बोलते रहे, आप जानते ही हैं, तो क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से कोई दबाव है नीतीश जी के ऊपर कि एक और नया मुद्दा लेकर आ गए? पहले से बहुत सारे नया मुद्दा लाते रहे हैं वो। देखिए लालचंद जी, पिछड़ों की लड़ाई में एक दूसरे को पछाड़ने का खेल चल रहा है। इसमें बिहार पिछड़ रहा है। बिहार लगातार पिछड़ते जा रहा है। लालू के लालटेन ने जो बिहार में अंधेरा फैलाया, उस अंधेर नगरी के चौपट राजा नीतीश कुमार बिहार को चौपट किए जा रहे हैं। बालू पट्टी में जो रक्त बह रहा है, लगातार रक्त स्नान चल रहा है। नकली बालू और नकली शराब, नकली बालू और नकली शराब का पैरेलल फैलता हुआ कारोबार। आज बिहार में बेरंग बेनूर बिहार में बेरोजगारों की लगातार वृद्धि होती जा रही है। बेकार बंदी करने की जरूरत है, ना कि बोतल बंदी करने की जरूरत है। ये नकली शराब और नकली सरकार, ये दोनों बिहार को बर्बाद किए जा रही है। सरकार के पास देने के काम नहीं है। रोजगारहीन और दिशाहीन युवा पीढ़ी क्या करे? वो लगातार एक। लेकिन धनंजय जी ये जो नए मुद्दे नीतीश कुमार लेकर आते हैं, इससे आपके मुकाबले की क्या रणनीति है? कैसे नए मुद्दों के मुकाबले करेंगे आप? लालचंद जी आप सुन लीजिए, न नीतीश जी के आंखों में पानी बची है और न बिहार में कोई जवानी बची है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पलायन है। बिहार आज मजदूर और मजबूरों की फैक्ट्री बन गया है। बिहार के बल से पूरा भारत बुलंद हो रहा है। हर एरिया में वृद्धि हो रही है। लेकिन नाकाम निजाम नीतीश कुमार अपनी नाकामियों का नगाड़ा खुद पीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18 साल में मैंने बिहार को कितना बर्बाद किया।
ये देख लो, जीएसटी कलेक्शन में -5% पिछले साल के मुकाबले इस साल के बिहार के। लालचंद जी, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। बिहार की पीड़ा को एक बार समझने की जरूरत है लालचंद जी। भाई भतीजावाद हुकूमत से बिहार में परसों से काबिज है, जो बिहार के पास था उसको भी लूट खाए। बिहार की दीनता दूर करने के बजाय फुसफुसाई करने में लगे रहे। नेतृत्व के कारण बिहार बेमतलब कहीं बर्बाद होता चला गया लगातार। और आप कह रहे हैं बिहार युवाओं को काम देने की जगह नीतीश कुमार काम शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। हम समझ गए, काम के पास देने के लिए काम नहीं है, सिर्फ आपकी बात आ गई, का ज्ञान आपकी बात आ गई कि नीतीश जी की नाकामी, बेरोजगारी, इन सब चीजों को आप हाईलाइट करने वाले हैं। इसी से उसी को लालचंद जी उसी को ढकने छुपाने के लिए ये रोज नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। और जातिगत जनगणना से भी जब ये बात निकल के आई, जब अलग अलग जातियों ने अपनी स्थिति बताई कि भाई हम तो तुमसे ज्यादा हैं, हम आपसे ज्यादा हैं, आरजेडी के दबाव में आज नीतीश कुमार हैं, क्योंकि आरजेडी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ के माहिर, और जिस तरह से नकली निजाम नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, और जो नकली बालू और नकली शराब का कारोबार बिहार में जिस तरह से फैला हुआ है। लौटता हूं विनोद जी, जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, सुनील जी की बात पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे उस समय, एक तो वो दे दीजिएगा, और दूसरी बात ये मुझे ये बताइए कि इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं नहीं जो कि लगता है कि आई वॉश के लिए लाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा, जो हमने अभी टेक्निकल बात की। दूसरी बात ये कि सरकारी नौकरी में आरक्षण, हमारी रिपोर्ट अभी कह रही है ना कि 1% का सरकारी नौकरी है, उसी में आप 75% आरक्षण देने की बात कहते हैं। कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा जी इससे? लाल जी, डॉक्टर सुनील जी बहुत विद्वान आदमी हैं और हमारे पैनल में आते हैं, काफ़ी तर्कों से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज वो शब्द ढूंढ रहे थे क्योंकि इनके पास में कोई तर्क नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है कि ये जातिगण सर्वे जो उन्होंने लाया और पटल पे रखा विधानसभा में, अब कानून भी बन गया आरक्षण को लेके। इनके पास तर्क ये नहीं है कि इस बात को आप देखिए कि इनके पूरे बिहार में जो सरकारी सेवा का जो उन्होंने सर्वे में बताया था, आर्थिक सामाजिक सर्वे में 1% इनके पास नौकरी है सरकारी सेवा में, और उस 1% नौकरी में वो 75% के आरक्षण की बात करते हैं। डॉक्टर साहब उसमें समझा रहे थे कि जनरल भी गरीब है, ये भी गरीब है, उसमें जो सामान्य है वो जाएगा। तो सामान्य जाए या ओबीसी जाए या एबीसी जाए या कोई भी समाज जाए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, तो सृजन तो नौकरी की हुई नहीं। आप सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसलिए कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप सिर्फ चेंज इसलिए कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था डॉक्टर साहब वाले, आप सुने इस चीज़ को कि आप हमारे मुद्दे को आप बड़े फिलॉसफी में ले गए थे। हम लोग इस बात की चर्चा करने के लिए हैं यहाँ आज कि सवाल इस बात को है कि नीतीश कुमार को जरासंध सम्मेलन और जयंती करने की जरूरत, भीम सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जातिगत जो टोले बना रहे हैं अलग अलग, वो अपने जातिगत जनगणना का जितनी भी तारीफ करते हुए समाज के बीच में जा रहे हैं, उसका वो रिजोनेंस उनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि समाज, उन्होंने जो बात अभी गिरी जी बता रहे थे कि बात आप देख लीजिए ना कि फायदा में अभी छठ का पर्व खत्म हुआ और देखिए सारे ट्रेन से भर भर के लोग जा रहे हैं, सुदूर दक्षिण से लेके उत्तर से लेके हर कोने में जहाँ से वो आए थे जा रहे हैं। हाँ, सही बात। तो ये जब वहाँ रुक नहीं रहे हैं, आप किस इंसान के लिए आप वहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप सेवा का मौका नहीं देंगे, सेवा का मौका अगर देश के कोने कोने में मिलेगा, रोजी रोटी का मौका नहीं देंगे, तो इस तरह की बात जब आप करते हैं तो आपको आपकी बात पे डॉक्टर साहब तरस आती है। कि सवाल सिंपल है कि आप जब बात कर रहे हैं विशेष राज्य का, सुन लीजिए, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था उसी भीम सम्मेलन में बोलते हुए नीतीश कुमार, एक बार आप बताइए कि आरजेडी के महागठबंधन के वो हैं चीफ मिनिस्टर, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी, आप लोगों ने देखा है। आरजेडी के शासन की और वो खुद तेजस्वी के साथ में भी कई बार बोल चुके हैं, यार जंगल राज तुम लोगों को नहीं पता है किस तरह का था। तो एक तरफ तो वो अपने सुशासन की बात करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 18 साल के उनके शासन में बीजेपी भी उतना ही, एनडीए के वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, 40-45 एमएलए लेके आते हैं। तो वो जब क्रेडिट के बात में वो खुद को रखते हैं कि हमारा सुशासन बाबू का क्रेडिट है, मैं ये भी मान लिया। तो अगर सुशासन बाबू के क्रेडिट में अगर 5 लाख से ज्यादा गरीब परिवार के, जिसमें 37% उसमें एससी से हैं, शेड्यूल कास्ट से लोग हैं, उसमें 22-24% जो है वो ओबीसी के लोग हैं, तो क्या नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि इनका शराबबंदी आने वाले समय में बैकफायर कर सकता है? जिन परिवारों के कोई सदस्य अगर कमाने वाला जेल में बंद है, आप
सोचिए उस परिवार की हालत क्या बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। सब परिवार को रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसकी गिनती बता रहे हैं, ठीक तो है। ये सीधे है, ये सर्वे वो एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने स्टैंड से सरेंडर करने वाली बात हुई। आपने एक वो कारण बताया कि कहीं बैकफायर ना करे ये। धनंजय जी कोई छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे थे, फिर डॉक्टर सुनील कुमार के पास छोटी सी टिप्पणी कीजिए धनंजय जी। देखिए, नीतीश जी को बिहार की जनता ने जब नकार दिया तो उन्होंने नई नई नौटंकी शुरू किया। बिहार में सरकार और समाज दोनों अदालत में खड़ा है, या तो लोग बेल पर हैं या जेल में हैं, या तो बेल करा रहे हैं, या सरकार के जो नीतीश कुमार के बाद के जो मुखिया हैं वो लोग भी बेल पर चल रहे हैं। बिहार में केवल मजदूरों की फैक्ट्री बनी हुई है। आपने कोई पेपर मिल चालू करा दिया होता है, चीनी मिल चालू करा दिया होता है, कोई मिल चालू करा दिया होता। बिहार आजादी के बाद बिहार दूसरे पायदान पर खड़ा था, आज बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। नित नई नीचे नीचे की तरफ जिसरकता हुआ बिहार है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जब बुरी तरह से और पूरी तरह से नकार दिया, उसके बाद नीतीश कुमार रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, नई नई नौटंकी करते नीतीश कुमार को, निजाम को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और जो बिहार में तीसरे नंबर का दल बना दिया। तो नीतीश कुमार जो अलग जो ये बल लगा रहे हैं, छल के बल से वापस सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार ये नई नई नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, अब डॉक्टर सुनील जी का जवाब। डॉक्टर सुनील जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि देखिए सरकारी नौकरी की संख्या बिहार में बहुत कम है, पूंजी निवेश बाहर से कोई प्राइवेट इन्वेस्टर करेगा नहीं जैसे हालात हैं, तो सवाल यह है कि कैसे कल्याण होगा वहाँ के गरीबों का, वहाँ के अति पिछड़ों का, क्या मॉडल है, कैसे कल्याण करेंगे आप? लोग भर भर के ट्रेन से बाहर जा रहे हैं वहाँ से। देखिए, सरकारी नौकरियों की संख्या कम है तो नए नए पद हम सृजित कर रहे हैं। आपको समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी होगी। अभी हम लोगों ने लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की है और उसमें सिपाही, शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल सबकी नियुक्ति हो रही है और संख्या हम बढ़ा रहे हैं। जहां तक हो गई इन्वेस्टर की बात, तो अगर आप उद्योग विभाग के वेबसाइट में जाएंगे तो ये धनंजय जी के एक नकारात्मक छवि करने के लिए, ब्रांड बिहार को बदनाम करने के लिए जो भी दलील दे दें, अगर वो आंकड़े पर आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रोजगार के इन्वेस्टमेंट का कुछ आंकड़ा आप दे सकते हैं डॉक्टर सुनील जी? कोई आंकड़ा ले लीजिए प्लीज। मैं आंकड़ा आपको दे दूंगा, मगर अभी ऑफ हैंड तो नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी और इस पर करेंगे। कोई एक भी देखिए, ये कह रहे हैं कोई एक भी बता दीजिए कि प्राइवेट निजी निवेश कोई बड़ा निवेश हुआ हो। आप एक क्या बात करते हैं, आपको मिनट में बताएंगे। सुनिए ना जी, अब अरे आज के जमाने में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कोई एक पर, कोई एक बता दीजिए, बड़ा जोर दे रहे हैं नहीं बताने के लिए। अच्छा, अब ठीक है, अब डॉक्टर सुनील जी की बात आने दीजिए। मतलब सिर्फ नौटंकी धनंजय जी, अब डॉक्टर सुनील जी की बात आने दीजिए। लालचंद जी, आप लोगों ने नौटंकी कहना बंद कर दिया। आप लोग कहते हैं नीतीश हो क्या, अब नीतीश कुमार करने लगे। अच्छा, ठीक है, अब डॉक्टर सुनील जी की बात आने दीजिए। डॉक्टर सुनील जी, लोग को हिंदू, मुस्लिम और ये जोर से बोलने का लाउड संस्कृति आप ही का हो सकता है। मैंने कहा कि आपको अगर जानकारी इकट्ठा करनी है और आप ज्ञान पिपासु हैं तो आप उद्योग विभाग के वेबसाइट पे जाइए और तभी आपको अंदाज होगा, क्योंकि हवा में बात करने से कोई एक बता दे, रेटोरिक में बात करने से नहीं होता। ये एवरी इंफॉर्मेशन इज वन क्लिक अवे, ज्यादा दूर नहीं होता। आप वो करिए। और धनंजय गिरी जी जो बता रहे हैं हर चीज में नकारात्मक फीचर, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब आपके साथ हम थे, आपके साथ थे तो सब ठीक था। और आपसे छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। हाँ, छोटा सा बिंदुवार जवाब दे देता हूँ। पहली बात, इस पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम कहा किसने? अभी तो हमने कहीं नहीं की, बिल्कुल नहीं की। हम तो विकास पे बात कर रहे हैं। जदयू ने कहा, जदयू के नेता ने कहा कि उनका एजेंडा ही यही। दूसरी बात, जाति कौन कर रहा है? जाति कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति किस कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किससे कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, इस देश को विशेष? उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा विशेष, अपनी लगाऊंगा ताकत अशेष, और उन्होंने बना दिया 11वीं इकोनॉमी को 5वीं इकोनॉमी। वो कह रहे हैं कि तीसरी बनाऊंगा, 2047 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि होते पार में ना दादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिहार की बर्बादी, मुझे बनाओ विशेष। लालू ने लूटा आया शेष, मैं भी लूट सकूं कुछ बचा हुआ शेष। ये नीतीश कुमार का है संदेश। और नीतीश कुमार के संदेश को ये नई पीढ़ी, नई जनता, बिहार की पढ़ा लिखा युवा जान रहा है और नकार दिए गए निजाम नीतीश कुमार के लिए न कोई जगह बची है, न कोई नाम बचा है। ठीक, बस उम्मीद यही करते हैं कि बिहार। हाँ, आप कोई छोटी सी टिप्पणी करना चाहते थे? लाल जी, बस मैं
मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, वो अभी कल से इनका एक इन्वेस्टमेंट का एक सबमिट भी होने जा रहा है। डॉक्टर साहब मैंने देखा था वेबसाइट, जो बात आप कह रहे थे उसी की बात पे चर्चा करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और जो मैं धनंजय जी जो कह रहे थे गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, उसकी बात तो मैं नहीं उनको डिटो करूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि बात को देखिए, मैं जस्ट सिर्फ नीतीश कुमार को सुना है, मैं उसी की बात से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि उन्होंने कल कहा कि हम जितने भी गरीब हैं, अब बिहार में आप सोचिए कि इन्हीं के सर्वे में 95 लाख गरीब है। आप सोच सकते हैं वो गरीब कैसे हैं, जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है। 32 साल के सामाजिक न्याय में आप सोच लीजिए कि ये गरीबी है और उस बात को वो मानते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या, वो कह रहे हैं कि हमने जो सर्वे बाद जो विधानसभा में हमने कानून बनाया है, उसमें हम 2-2 लाख रुपए सब गरीबों को देने जा रहे हैं। अब गरीबों को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए वो विशेष राज्य का दर्जा लाते हैं कि अब वो पैसा केंद्र से आएगा, तब आप सैलरी बांटेंगे, तब आप नौकरी का सृजन करेंगे, और तब जो है आप उस बात के लिए राजनीति करेंगे कि हमने ये किया है। तो बिहार को अपने एक बार खड़े तो होने दीजिए अपने पैर पे, उसके बाद जब आप कहिएगा तब बात बनेगी। अभी समय की कमी है, करते रहेंगे चर्चा। धनंजय जी कभी और भी जुटेंगे तो हम लोग करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, डॉक्टर सुनील जी, विनोद जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब बारी आ गई है रिपोर्टर डायरी के आज के पन्ने की। तो चुनाव आयोग ने तेलंगाना में बड़ा फैसला लेते हुए रायथू बंधु योजना को रोक दिया है। तो आज के रिपोर्टर डायरी में पहला पन्ना, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार का इसी पर विश्लेषण।